स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो हम लोग आज अपना फ्रिक्शन का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे, फोर्सेस रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्लॉक कैलकुलेट करेंगे हम इसमें। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट है देन देयर विल बी टू फोर्सेस जनरेटेड, है ना। एक कांटेक्ट फोर्स होगा, जिस कांटेक्ट फोर्स को हम क्या करते हैं, एक पैरेलल टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस कंपोनेंट्स में हम उसको ब्रेक करते हैं एंड वी गेट कि पैरेलल टू द सरफेस आता है फ्रिक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस आता है नॉर्मल, है ना। तो अगर इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमें मिलेगा कांटेक्ट फोर्स। जैसे ये फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल है, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा, दिस विल बी द नेट कांटेक्ट फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि नॉर्मल तो भाई जो भी जिस फोर्स से हम पुश करेंगे दैट इज नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फ्रिक्शन इज नथिंग बट हमारे पास फ्रिक्शन की बहुत सारी वैल्यूज आती हैं। तो पहली चीज कि हमारे पास जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है एफएस मैक्स, है ना, जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो आती है एफएस मैक्स, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। आप डायरेक्टली F इज इक्वल टू म्यू एन या म्यू एस एन नहीं लिख सकते। F इज नॉट इक्वल टू म्यू एस एन। एफएस मैक्स फ्रिक्शन की जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है ये वेरी करती है ना, 0 टू मैक्सिमम वैल्यू वेरी करती है। तो आप ये लिख सकते हो कि एफएस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस एन, बट एफएस इज इक्वल टू म्यू एस एन हम नहीं लिख सकते, है ना। एफएस इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है either it will be equal to maximum value or less than maximum value, या फिर आप इसको 0 to ये रेंज लिख सकते हो कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है it varies from 0 to a maximum value। और दूसरा क्या लिखते हैं हम, F K काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू K into N। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, F K इज इक्वल टू म्यू K into N। कब लगता है ये काइनेटिक फ्रिक्शन, लगता है when object will start moving, उसमें जब मोशन होगा। This friction will act when object is at rest but there is a tendency of motion, है ना, there is a tendency of motion। हम we are applying some force and that object is trying to move but there is no actual motion। वहां पे क्या है, टेंडेंसी है। तो टेंडेंसी जब होगी at that time ये वैल्यूज लगेंगी, है ना। when object is on the verge of motion, जब object is on the verge of motion तो फिर ये वैल्यू लगेगी जो लिमिटिंग वैल्यू है। क्लियर। एज सुन एज द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग तो फिर क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। अब ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, हो सकता है कि जो लिमिटिंग वैल्यू थी वही काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी हो, या फिर हो सकता है कि लिमिटिंग वैल्यू से काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इज लिटिल बिट लेसर, है ना। क्योंकि हमने देखा था कि म्यू के इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस, इट कैन बी इक्वल और लेस। तो अगर इक्वल हुआ देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अगर म्यू के छोटा हुआ देन काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो हमने ये सारी चीजें देख ली थी। हमने ये भी देखा था कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जो है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वेट। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि इट डिपेंड्स ऑन द वेट, इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस, है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग एन ऑब्जेक्ट जिसको हमें पुश करके मूव कराना है, तो उस केस में क्या होता है, वो फ्लोर पे रखा हुआ है। तो अगर फ्लोर पे रखा हुआ है तो क्या होगा, नॉर्मल इक्वल्स टू क्या होगा, mg होगा। नॉर्मल है उसके वेट के इक्वल होगा। बट ये हमेशा ट्रू नहीं है। अगर आप किसी लिफ्ट में हो, इफ दैट लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग विद सम एक्सेलरेशन, अगर ऊपर जा रहे हैं तो क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल है वो इंक्रीज हो जाता है। हमें लगता है कि हम और ज्यादा फोर्स से वी आर पुशिंग द फ्लोर, तो नॉर्मल इंक्रीज हो जाता है। जब लिफ्ट नीचे आ रही है विद सम एक्सेलरेशन वी फील दैट लेस नॉर्मल फोर्स, है ना। तो उस केस में नॉर्मल इज नॉट इक्वल टू mg। इसलिए हमने क्या लिखा था कि fs max is proportional to n, fk is proportional to n, fs max is equal to mu s n, fk is equal to mu k n, ये हमने लिखा था। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब सारे क्वेश्चन में एक ही चीज फाइंड आउट करनी है कि व्हाट विल बी द फ्रिक्शन एक्टिंग इन दिस सिचुएशन इफ द सिस्टम इज एट रेस्ट। इफ द सिस्टम इज एट रेस्ट देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द सरफेसेस। क्लियर है ये चीज। इफ द सिस्टम इज एट रेस्ट देन फाइंड आउट द फ्रिक्शन वैल्यू एक्टिंग बिटवीन द सरफेसेस। ठीक है। तो अगर ये सिस्टम रेस्ट में है, इस पे इधर लग रहा है 10 न्यूटन, इधर लग रहा है 2 न्यूटन। अगर आप नेट फोर्स देखो तो क्या होगा, इस साइड 10 है, इस साइड 2 है, तो नेट फोर्स क्या
क्या हो गया अभी, इस साइड 8 न्यूटन। एंड नाउ इफ द सिस्टम और द ब्लॉक इज नॉट मूविंग, इसका मतलब इधर भी क्या लग रहा होगा, 8 न्यूटन। तो ये तो क्या होगा, हो गया अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 8 न्यूटन इफ द ब्लॉक इज नॉट मूविंग। इसका मतलब नेट फोर्स कितना होना चाहिए, नेट फोर्स शुड बी 0। तो इधर लग रहा है F, इधर लग रहा है स्मॉल f विच इज फ्रिक्शन, या आप Fs बोल सकते हो। तो F माइनस Fs इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, F इज इक्वल टू Fs होना चाहिए, कितना आना चाहिए, 8 न्यूटन। क्लियर। अब हमें नहीं फर्क पड़ता कि अभी यहाँ पे नॉर्मल कितना है और म्यू कितना है। इफ दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग, इसका मतलब अब ये हो सकता है कि अपने वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पे हो, है ना, हो सकता है कि 8 न्यूटन ही यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगने वाला है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो, बट अभी हमें नहीं पता। अभी हमें बस इतना पता है कि दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग, इसका मतलब जितना फोर्स हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। वो कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन विल प्रोवाइड दैट फोर्स। तो फ्रिक्शन कितना आएगा, इफ force in this direction is 8 Newton, then friction will be acting in this direction, which will be how much, 8 Newton, because this block is not moving. Clear? Next is this. अब इसमें ये बताओ कि कितना फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर। तो पहले हमें देखना है कि in which direction there is a possibility of movement, किस डायरेक्शन में ब्लॉक has tendency to move। ठीक है, अब सोच के देखो कि मैं क्या कर रही हूँ, I am applying a force on, ये क्या है, वॉल है। ऑन अ वॉल एक ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, कुछ फोर्स लगा रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, हमने क्या किया, नॉर्मल फोर्स लगाया। अब ये बताओ अगर मैं नॉर्मल फोर्स निकालूं तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी है टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। अब यहां पे ये देखो, इस ब्लॉक का अगर हम एफबीडी बनाते हैं, देन इधर एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। ऑब्वियसली बात है, दिस ब्लॉक विल नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, दिस विल क्रिएट अ पुशिंग फोर्स बिटवीन दीज सर्फेसेस। अगर मैंने इसको ऐसे अगर मैंने यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स लगाया, देन क्या होगा, इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में देयर इज अ पुशिंग फोर्स। तो यहाँ पे क्या एक्ट होगा, नॉर्मल। दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट इन दिस डायरेक्शन, दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग। यहाँ से क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल इक्वल्स टू कितना आया, नॉर्मल इक्वल्स टू 100 न्यूटन। क्लियर है ये चीज। इफ म्यू इज गिवन, अगर आपको यहाँ पे म्यू गिवन होता, देन डेफिनेटली यू कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यू कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन हमें म्यू अभी गिवन नहीं है और हमें फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। इट मींस फर्स्ट वील हैव टू सी कि किस डायरेक्शन में देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो अब सोच के देखो कि अगर हम यहाँ पे फोर्स को, अभी मैंने फोर्स ज्यादा लगा के रखा, अगर मैंने फोर्स डिक्रीज किया तो क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ मोशन विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन, यहाँ पे इस पे नीचे लग रहा है mg, बट दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग, दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट। मतलब ऊपर क्या लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा फ्रिक्शन, है ना। नीचे लग रहा है mg एंड दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग, इसका मतलब ऊपर क्या लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा फ्रिक्शन। कितना लगेगा, जितना नीचे फोर्स लग रहा है। इफ द ब्लॉक इज नॉट मूविंग, तो यहाँ पे mg इज इक्वल टू फ्रिक्शन और यहाँ पे 100 इज इक्वल टू नॉर्मल। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया फ्रिक्शन इज इक्वल टू, या Fs लिख लो, इज इक्वल टू 50 न्यूटन। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है ऑन दिस ब्लॉक या फिर बिटवीन द सरफेसेस ऑफ दिस ब्लॉक एंड दिस वॉल इज हाउ मच, इट इज 50 न्यूटन। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगेन दिस ब्लॉक, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है जिसपे ब्लॉक रखा हुआ है एंड दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट। अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो फिर से देखो कि वेयर इज द टेंडेंसी ऑफ मोशन, किधर मूव करेगा ये, इसकी टेंडेंसी क्या ये ऐसे मूव कर सकता है, नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे मूव नहीं कर सकता। तो पहली चीज तो पहले कंपोनेंट्स ब्रेक कर लो mg के। तो इसकी टेंडेंसी क्या है मोशन की, इन दिस डायरेक्शन, इट कैन मूव इन दिस डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन भी ऐसे ही लगेगा, है ना। जो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, हमारा कॉन्टेक्ट सरफेस क्या है, कॉन्टेक्ट सरफेस इस तरीके से है, तो इसके पैरेलल ही लगेगा ना फ्रिक्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्टेक्ट सरफेस के दो कंपोनेंट्स, एक लगेगा यहाँ से नॉर्मल, है ना, वो किसके इक्वल होगा। अब mg को अगर आप ब्रेक करो तो इधर आता है mg sin थीटा और इधर आता है mg cos थीटा। If this block is not moving in this direction, it means n is equal to mg cos theta, and this block is not moving in this direction, है ना, इसमें भी मूव नहीं कर रहा है। तो उसकी टेंडेंसी क्या है, it has tendency to move in this direction, but if it is not moving, who will oppose the motion, इधर एक लग रहा होगा फ्रिक्शन।
है ना, यहां से लगेगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा पैरेलल टू द सरफेस, एंड कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू Fs इज इक्वल टू mg sin थीटा। भाई अगर मूव नहीं कर रहा है तो जो भी इस पे इस साइड फोर्स है विच इज causing the motion or which is providing the tendency of motion, तो उसी के इक्वल फ्रिक्शन होगा, तभी क्या होगा, उसमें मोशन नहीं होगा। सो m will be equal to mg cos थीटा, f will be equal to mg sin थीटा। अगर हमें यहाँ पे म्यू गिवन होता, अगर यहाँ पे मुझे गिवन है कि वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन दीज टू सरफेसेस इज म्यू s, देन व्हाट वी कैन फाइंड, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ fs max, है ना। हम मैक्सिमम वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, क्यों, कितना आएगा, म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेसेस, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेसेस कितना है यहाँ पे, n इज इक्वल टू mg cos थीटा, फिर कितना आएगा, म्यू s mg cos थीटा, बट दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इन दिस केस इट मे हैव maximum value of static friction or lesser than that, क्योंकि हम लोग को पता है कि Fs lies between Fs max and 0, तो अब ये mg sin, ये जो वैल्यू है इतना तो हमें पता है कि Fs will be equal to mg sin थीटा, क्योंकि अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है इट मींस Fs is equal to mg sin थीटा, बट वी डोंट नो कि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है या सम इंटरमीडिएट वैल्यू पे है, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी ही हमें पता है, क्लियर। अगर हमें ये बोलते कि दिस ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, या आई एम सॉरी वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, इफ दिस ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, वर्ज ऑफ स्लाइडिंग मतलब क्या होता है, उस पे लग रहा होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, क्या लग रहा होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो कितना है, इट इज म्यू एस mg cos थीटा, तब हमारे पास क्या हो जाएगा कि mg sin थीटा इज इक्वल टू Fs max, बिकॉज दिस ब्लॉक इज ऑन दी वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स, और वर्ज ऑफ स्लाइडिंग मतलब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, म्यू एस mg cos थीटा, तो म्यू एस mg Fs max इज इक्वल टू म्यू एस mg cos थीटा इज इक्वल टू Fs इज इक्वल टू mg sin थीटा, ये चारों क्या हो जाएंगे, इक्वल, बिकॉज नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन इज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। बट अभी हमें उतना नहीं पूछा, हमें बस पूछा है कि इन दिस केस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, इट विल बी इक्वल टू mg sin थीटा, बिकॉज जो डाउनवर्ड फोर्स है वो mg sin थीटा है, इफ इट इज नॉट मूविंग डाउनवर्ड इसका मतलब ऊपर उतना ही फोर्स लग रहा होगा, तो Fs और वो फोर्स कौन सा हो सकता है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन व्हिच विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। ठीक है भाई, इसके बाद ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस पे अब फिर से इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो यहाँ पे लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा mg जिसको हमने ब्रेक किया, तो इधर क्या आ जाता है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये नीचे आ जाएगा mg sin थीटा, इधर आ जाएगा mg cos थीटा, डेफिनेटली दिस ब्लॉक विल नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन, तो हमारे पास क्या आएगा, n इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में फोर्सेस इक्वल करो, mg cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे बात आती है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, तो अब ये देखो भाई इसका मोशन, इसके मोशन की टेंडेंसी क्या है, इस डायरेक्शन में ही है ना, और सरफेसेस भी कैसे हैं, सरफेसेस भी ऐसे हैं, तो यहाँ पे मोशन कुछ इस तरीके से ही होगा, तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा, फ्रिक्शन विल बी पैरेलल टू द सरफेस। अब इसका मोशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अब हमें नहीं पता, इट विल डिपेंड ऑन f, इट विल डिपेंड ऑन f, अगर f mg sin थीटा के इक्वल हो गया, अगर f mg sin थीटा के इक्वल हो गया, इसका मतलब ऊपर का फोर्स इक्वल्स टू नीचे का फोर्स, f इज इक्वल टू, आप पहला केस लिखो, इफ f इज इक्वल टू mg sin थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, अपवर्ड फोर्स इज f, डाउनवर्ड फोर्स इज mg sin थीटा, बोथ आर इक्वल, इसका मतलब आई डोंट नीड फ्रिक्शन, वो ऐसे ही रेस्ट में है, पहले से ही क्या है, पहले से ही वो रेस्ट में है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ऑलरेडी द ब्लॉक इज एट रेस्ट, आई डोंट नीड फ्रिक्शन टू स्टॉप दैट ब्लॉक, है ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन विल बी 0, क्लियर। या फिर आप कैसे लिख सकते हो, आप ये लिखो कि नेट डाउनवर्ड फोर्स, है ना, नेट डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू नेट अपवर्ड फोर्स, मान लो नेट डाउनवर्ड फोर्स कुछ लग रहा है और फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, ऐसा मैंने मान लिया,
तो यहाँ पे नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स इज mg sin थीटा, तो डाउनवर्ड है, लेकिन F क्या है, अपवर्ड है। तो यहाँ पे आई कैन राइट, इन दिस केस आई कैन राइट Fs इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस F। और आप क्या कर सकते हो, आप ये करो नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो आप क्या लिख सकते हो, इसको ना लिख के आप ऐसे लिखो, ये ऊपर लग रहा है, मैंने मान लिया कि ये भी ऊपर लग रहा है, एफ एस प्लस एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन तो करेक्ट है। एफ एस प्लस एफ, ये दोनों क्या है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, एफ एस प्लस एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। फाइन, अब मैंने क्या किया, आई एम टेकिंग फर्स्ट केस, मैंने लिया फर्स्ट केस इज एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, दिस इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। तो क्या बन जाएगा, एफ एस प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। क्या आया, एफ एस इज इक्वल टू 0। दूसरा केस मैंने लिया, इफ एफ तो हम अप्लाई कर रहे हैं ना, हमारे हाथ में कि हम कितना अप्लाई करेंगे। मैंने लिया एफ इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा। ठीक है, एफ इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा। क्या कर रहे हैं हम, मैंने क्या किया, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा। नाउ इमेजिन अगर आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, एनएलएम वाला केस ले लो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, व्हाट वुड दिस ब्लॉक डू, क्या करेगा ये, इफ एफ इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा, तो क्या होगा, दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग अप। इसका मतलब इफ फ्रिक्शन इज नॉट देयर, मोशन कैसा होगा, अपवर्ड। सो बेसिकली टेंडेंसी ऑफ मोशन कैसी है, अपवर्ड। तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा, डाउनवर्ड, है ना। फ्रिक्शन कैसा लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा डाउनवर्ड। कितना लगेगा, कितना लगेगा, हम वो निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई, ऊपर लग रहा है एफ, नीचे लग रहा है एम जी साइन थीटा, तो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ऊपर लग रहा है एफ, नीचे लग रहा है एम जी साइन थीटा, और एफ कितना है, एफ इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा। तो नेट फोर्स अगर आप ऊपर देखो तो कितना है, एफ माइनस एम जी साइन थीटा, है ना, एफ माइनस एम जी साइन थीटा। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन विल बी एफ माइनस एम जी साइन थीटा, और किधर लगेगा ये एफ माइनस एम जी साइन थीटा फोर्स किधर लग रहा है, इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, एफ minus mg sin theta, f is greater than mg sin theta, so block has tendency to move in upward direction, f is greater than mg sin theta, it means block have tendency to move in upward direction. If you see the net force in upward direction कितना है, f minus mg sin theta, it is f minus mg sin theta। और अगर friction is available तो friction कैसा लगेगा, उसका जो upward motion है उसको रोकेगा। so upward motion के लिए उसके पास net force कितना है, f minus mg sin theta, तो नीचे force कितना लगेगा, f minus mg sin theta। और अगर हम यहां से देखें तो कितना होगा, मैंने लिया यहाँ पे एफ एस हमें निकालना है ना, तो एफ एस इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ एफ प्लस एम जी साइन थीटा। क्लियर है, अगर इसको, और मैंने लिखा है कि एफ इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा, एफ इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी बेसिकली दिस इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा, तो ये टोटल कैसा आ जाएगा, दिस विल बी समथिंग नेगेटिव। तो मैंने डायरेक्शन क्या माना था, मैंने डायरेक्शन माना था एफ एस का अपवर्ड, लेकिन ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव। व्हाई, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो बड़े मतलब -10 प्लस 4 करोगे तो क्या आएगा, -6। इट मींस यू विल गेट अ नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। और क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू मिली मतलब एफ एस इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप कैसा लिख सकते हो, यू कैन राइट इट माइनस एफ माइनस एम जी साइन थीटा, है ना। तो ये माइनस क्या दिखाएगा, इट विल शो कि एफ माइनस एम जी साइन थीटा लग रहा है इन माइनस डायरेक्शन, जो हमने लिया था उसका ऑपोजिट डायरेक्शन। तो भाई वही आया डाउनवर्ड, क्योंकि मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था अपवर्ड। नेक्स्ट केस, इफ आई एम टेकिंग एफ लेस देन एम जी साइन थीटा, ठीक है। सेकेंड वाले केस में मैंने क्या किया, भाई नीचे mg sin थीटा ही लगा था, मैंने ऊपर ज्यादा फोर्स लगा दिया, मोर देन mg sin थीटा लगा दिया। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक तो ऊपर मूव करने लगता, बट देयर इज अ फ्रिक्शन व्हिच विल मेक दिस ब्लॉक टू बी एट रेस्ट, तो फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड है हमें, जो एक्सिस फोर्स जो लग रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में, कितना लग रहा था, हमने लगाया था f और नीचे लग रहा था mg sin थीटा, f was greater than mg sin थीटा, तो एक्सिस फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हो गया, f minus mg sin थीटा, एंड ब्लॉक इज नॉट मूविंग। इसका मतलब जो भी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेस फोर्स है दैट इज इक्वल टू फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन, है ना। तो कितना आ गया, f minus mg sin थीटा वाज द एक्सेस फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा,
नेगेटिव डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अगर हमने ऊपर ज्यादा फोर्स लगाया तो टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की ऊपर जाने की, फ्रिक्शन कैसा लगेगा, डाउनवर्ड। ऐसा हमेशा सोच के नहीं रखना है कि यहाँ पे अगर हमने ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया तो हमेशा फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा। नहीं भाई, अगर आपने उसको ऊपर भेजने की कोशिश की तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, अगर आपने उसको नीचे भेजने की कोशिश की विच इज नेचुरली यहाँ पे वो नीचे ही जाने की टेंडेंसी है, यहाँ पे mg sin थीटा की वजह से नीचे जाने की टेंडेंसी, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे यू आर अप्लाइंग एक्स्ट्रा फोर्स, तो इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की, सो फ्रिक्शन विल एक्ट डाउनवर्ड। नेक्स्ट केस में इफ f इज लेस देन mg sin थीटा, अगर f जो है वो mg sin थीटा से छोटा है तो नेट फोर्स किधर आएगा, पहले mg sin थीटा था, मैंने f फोर्स ऊपर लगाया, बट अगेन f इज लेस देन mg sin थीटा, तो अगेन हमें नेट फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा ना, क्योंकि mg sin थीटा माइनस f, mg sin थीटा माइनस f, नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आप नेट फोर्स देखो तो कितना आ रहा है, mg sin थीटा माइनस f, ठीक है। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, कितना, जो भी नेट फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस केस में नेट फोर्स क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg sin थीटा, तो फ्रिक्शन लग गया mg sin थीटा। इस केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, mg sin थीटा माइनस कैपिटल F, तो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज mg sin थीटा माइनस F, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू mg sin थीटा माइनस F, और कैसा लगेगा ये, अपवर्ड, ठीक है। और अगर यहाँ पर रख के देखो तो यहाँ पे क्या है, Fs हमें निकालना है, तो Fs को हमने इधर ले गया, ठीक है, यहाँ पे हम लेके गए, तो क्या बेसिकली क्या बन रहा है, mg sin थीटा माइनस f, तो mg sin थीटा तो ऐसे भी ग्रेटर है थर्ड केस में, ग्रेटर देन f, तो बड़ी पॉजिटिव मतलब बिगर पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस स्मॉलर नेगेटिव क्वांटिटी, या प्लस स्मॉलर नेगेटिव क्वांटिटी, तो आपको ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका मतलब मैंने जो डायरेक्शन लिया था फ्रिक्शन का, क्या लिया था मैंने, ऊपर, और ये क्वांटिटी कैसी आ रही है, पॉजिटिव, इट मींस the force of friction will be acting in upward direction, whatever direction we had assumed, and what will be the magnitude will be mg sin theta minus f. I hope it's clear to you. इसके बाद ये लास्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या है, ये अगेन देयर इज अ वॉल, आपके पास एक ब्लॉक है जैसा इस केस में था, और what you are applying a force 100 न्यूटन in this direction और 40 न्यूटन in this direction, है ना, बेसिकली कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे आप ये ऐसे वॉल है, इस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे इधर लगा रहे हैं आप 100 न्यूटन, है ना, इधर लगा रहे हैं आप 100 न्यूटन एंड इधर लगा रहे हैं 40 न्यूटन, इस साइड से आप लगा रहे हैं 100 न्यूटन, इस साइड से लगा रहे हैं आप 40 न्यूटन, और ये यहाँ से आ गया 100 न्यूटन, यहाँ से आ गया 40 न्यूटन एंड नीचे 30 न्यूटन लग रहा है बिकॉज ऑफ इट्स वेट। अब इस पे देखते हैं कि व्हाट विल बी द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। अगर इसका हम पिक्चर थोड़ा सा 3D में बनाने की कोशिश करें, अगर देखते हैं बन पाए तो क्या बनेगा कि कुछ हमारे पास ऐसे एक बॉल है जिसपे ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम लोग फोर्स लगा के उसको ऐसे रोक पा रहे हैं, तो इधर से हम लगा रहे हैं 100 न्यूटन और यहां से हम लगा रहे हैं 40 न्यूटन एंड डाउनवर्ड उस पे लग रहा है 30 न्यूटन। क्लियर है चीज? अब सोच के देखो, अब इस मोशन को, इस वाले ऑब्जेक्ट को, ये थी वॉल एंड दिस वाज द ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे देख लो, है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये वॉल है एंड आई एम अप्लाइंग 100 न्यूटन फोर्स लाइक दिस, ये वॉल है, वॉल के परपेंडिकुलर और ब्लॉक के परपेंडिकुलर वी आर अप्लाइंग 100 न्यूटन, ठीक है, क्लियर है ये चीज, और यहां से आई एम अप्लाइंग 40 न्यूटन पैरेलल टू, देखो ये वॉल है, पैरेलल टू दी वॉल हम कितना लगा रहे हैं 40 न्यूटन, और इधर लग रहा है 30 न्यूटन, इधर लग रहा है 100 न्यूटन। दिस 100 न्यूटन विल डू व्हाट, इट विल कॉज द नॉर्मल फोर्स, इधर से लगा 100 न्यूटन, इट विल कॉज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द वॉल। 40 न्यूटन का क्या काम है, 40 न्यूटन इज ट्राइंग टू मूव दिस ऑब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन। 40 न्यूटन का क्या काम है, दिस इज 100 न्यूटन, 40 न्यूटन का काम है इसको ऐसे मूव कराना, और 30 न्यूटन का काम है इसको ऐसे मूव कराना, और 100 न्यूटन का काम है प्रोवाइड द नॉर्मल फोर्स।
40 Newton will cause this block move in this direction. 30 Newton which is the weight, it will cause the block to move in this direction. Clear है? तो 100 Newton will cause the normal and 30 Newton and 40 Newton ये क्या कर रहे हैं? They are trying the object to move. इसका मतलब 40 Newton and 30 Newton both will be opposed by friction. And if the block is not moving, तो यहाँ पे अगर इस साइड 40 न्यूटन लग रहा है and block is not moving, इसका मतलब this wall is applying a force 40 न्यूटन in this direction. अगर इस पे इधर 30 न्यूटन लग रहा है and if this block is not moving, it means friction is applied on this block in this direction. How much? 30 न्यूटन. इसका मतलब इसका मोशन कैसा है? इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन कैसी? इस साइड 40 न्यूटन से मूव करने की कोशिश कर रहा है, इस साइड 30 न्यूटन से. इसका मतलब इसकी टेंडेंसी कुछ ऐसे जाने की होगी ना. समझ पा रहे हो ये चीज? इधर 40 न्यूटन, इधर 30 न्यूटन, तो इसकी टेंडेंसी कुछ ऐसे जाने की होगी. एंड फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग, अगर इसकी टेंडेंसी ऐसे जाने की है, इसकी इधर क्या है? 40 न्यूटन की वजह से इधर जाना चाहता है, 30 न्यूटन की वजह से इधर जाना चाहता है. इसका मतलब नेट क्या हो गया? 50 न्यूटन की वजह से 50 न्यूटन हो गया, इस साइड जाना चाहेगा. सो टेंडेंसी ऑफ द ब्लॉक टू मूव इज इन दिस डायरेक्शन. तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा? इसके ऑपोजिट. कितना लगेगा? 50 न्यूटन. क्लियर है ये चीज? भाई ब्लॉक अगर मूव नहीं कर रहा है तो वॉट एवर फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक फॉर इट टू मूव, उतना ही फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगा प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस ब्लॉक पे 40 न्यूटन लग रहा है इस साइड, 30 न्यूटन लग रहा है नीचे, एंड नेट हो जाएगा 50 न्यूटन इस डायरेक्शन में, बिकॉज दिस ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन as well as in this direction. So if you will see the net movement or net tendency of the movement, वो होगी in this direction. तो friction will act in this direction. I hope it's clear to you. या फिर इसको आप एक बार और यहाँ पे हम बना के देखते हैं. तो बेसिकली इस पे लग रहा है नीचे 30 न्यूटन. मैंने इसको क्या किया? हमने ये हो गया इसका इस साइड वाला जो वेव था, हमने उसको ये वेव बना दिया. तो यहाँ से हम लगा रहे हैं 100 न्यूटन. जो इस ऑब्जेक्ट को मैंने किया है, यहाँ से हम लगा रहे हैं 100 न्यूटन. This will cause the normal force. इस साइड हम लगा रहे हैं 40 न्यूटन. इस ब्लॉक को इधर मूव कराने के लिए हम लगा रहे हैं 40 न्यूटन. And mg is pushing it downward with 30 न्यूटन. तो net force will be acting on this object is 50 न्यूटन. जो 100 न्यूटन फोर्स है, will that force cause any motion? No. वो तो कैसा लग रहा है? It will cause the normal. ऐसा लग रहा है. वो तो नॉर्मल लगाएगा. इस साइड इधर लगा और this block is not moving, मतलब यहाँ से नॉर्मल आएगा उस पे, which will be equal to 100 न्यूटन. लेकिन ये जो 40 न्यूटन है, ये क्या कर रहा है? इसको अंदर पुश करने की कोशिश कर रहा है, एंड दिस 30 न्यूटन इज ट्राइंग टू पुल द ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है? तो नेट फोर्स हो गया इस पे 50 न्यूटन इस तरीके से, एंड इफ दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग तो इस पे लगेगा फ्रिक्शन इन दिस डायरेक्शन. ठीक है? तो यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा इस डायरेक्शन में, which will be equal to 50 न्यूटन. So now in this problem we will be finding out the value of friction. तो यहाँ पे क्या है? ये जो क्वेश्चंस है इनको भी छोड़ देंगे, पहले इस क्वेश्चन को करेंगे. तो जैसे हमने लास्ट कुछ क्वेश्चंस में किया था, फ्रिक्शन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे थे इफ द सिस्टम इज एट रेस्ट. तो अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. तो यहाँ पे क्या होगा? अगेन ये फोर्स तो इस तरीके से लग रहा है ना. हमने लास्ट जो प्रॉब्लम लिया था उसमें क्या था? फ्रिक्शन वाज एक्टिंग लाइक दिस. तो हम लोगों ने क्या किया? mg sin थीटा और फ्रिक्शन का mg sin थीटा और अप्लाइड फोर्स का जो भी रिजल्टेंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की थी. यहाँ पे अब क्या होगा? इसका एक कंपोनेंट आएगा पैरेलल टू दिस व्हिच विल मेक दिस ब्लॉक टू मूव, एंड एक कंपोनेंट आएगा जो कि परपेंडिकुलर आएगा, जो नॉर्मल की वैल्यू को बढ़ाएगा. तो अगर इसका हम कंपोनेंट्स लें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एंगल अगर थीटा है, जैसे इसको अगर और एक्सटेंड किया तो ये क्या है? ये एंगल थीटा. तो ये लाइन और ये लाइन बोथ आर पैरेलल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल. तो ये थीटा हुआ, तो ये भी क्या होगा? थीटा. ठीक है? तो यहाँ से आई कैन राइट कि इसका कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन विल बी f cos थीटा, एंड mg का तो कंपोनेंट आएगा ही mg sin थीटा, है ना. अब दूसरा कंपोनेंट ये तो हो गया mg का mg cos थीटा, एंड इस फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा. तो इस डायरेक्शन में अगर f cos थीटा आया, इन दिस डायरेक्शन f cos थीटा, तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? f sin थीटा. तो अगर आप देखो तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो गया? mg cos थीटा प्लस f sin थीटा. एंड इफ द ब्लॉक इज नॉट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये जा रहा है क्या? यहाँ पे नीचे जा रहा है क्या? नहीं. ऊपर जा रहा है क्या? नहीं. इट मींस यहाँ पे क्या जाएगा? n इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस f sin थीटा. ठीक है?
इससे हमें उतना वैसे काम है नहीं, क्योंकि हमें अगर म्यू की वैल्यू नहीं गिवन है तो हम म्यू एन निकाल के क्या करेंगे, हमें तो बस फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो अब यहाँ पे देखो कि अगर हमारे पास एफ कॉस थीटा, पहला केस अगर एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा हो गया, तो क्या आपको किसी फ्रिक्शन की जरूरत है टू स्टॉप दिस ब्लॉक? सोचो, एफ कॉस थीटा ऊपर लग रहा है, एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है, वी डोंट नीड एनी फोर्स, एनी फ्रिक्शन फॉर दिस ब्लॉक टू बी एट रेस्ट। इट मींस अगर एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, इट मींस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। कोई दिक्कत नहीं है। बस लास्ट प्रॉब्लम में हम लोग को क्या करना है, इन प्लेस ऑफ एफ हम उठा के क्या रख देंगे, एफ कॉस थीटा, बस आ गया हमारे पास आंसर। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस मैंने लिया इफ एफ कॉस थीटा इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा। सोचो, इफ एफ कॉस थीटा इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, नीचे वाला फोर्स कम है, टेंडेंसी ऑफ मोशन विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो पहली चीज तो हमें समझ में आ गई कि फ्रिक्शन विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और कितना होगा, कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, है ना, इट विल बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। अब हमारे पास क्या है, अच्छा हमने लिया एफ कॉस थीटा, हाँ डाउनवर्ड होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, हमने लिया एफ कॉस थीटा ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा, तो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन कितना, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन कितना हो गया, एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, कितना है, ऊपर एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, एफ कॉस थीटा इज ग्रेटर, इसका मतलब नेट फोर्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, कितना होगा, एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, तो डाउनवर्ड में फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन एफ एस विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, और किस डायरेक्शन में होगा, इट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज नाउ वी हैव नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है ये चीज। इसके बाद थर्ड केस, when f cos theta, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, f cos theta is greater than mg sin theta. Third case is f cos theta is less than mg sin theta. अगर f cos theta less than mg sin theta है, इसका मतलब ऊपर जो ले जाने वाला फोर्स है it is lesser, mg sin theta ज्यादा है, इसका मतलब we will have a net force in downward direction. किधर होगा, ऊपर वाला सिर्फ f जो f cos theta जो है वो तो छोटा है, mg sin theta is ग्रेटर फोर्स, तो क्या होगा, नेट फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, कितना होगा, mg sin थीटा माइनस f cos थीटा, तो mg sin थीटा माइनस f cos थीटा, दिस इज द नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा, फ्रिक्शन विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू mg sin थीटा माइनस f cos थीटा, एंड डायरेक्शन विल बी, सोचो किधर होगा डायरेक्शन, टेंडेंसी किधर है, टू बी मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो fs विल बी एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस थे कि इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम तब फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट, इन प्रॉब्लम्स में वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ब्लॉक्स टू मूव, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चंस में हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ब्लॉक्स टू मूव, फाइंड आउट करेंगे। अगर हमने बोला कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ब्लॉक्स टू मूव, तो क्या होगा, पहली चीज तो जो ऑब्जेक्ट है वो इट इज ऑन दी वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, कि अगर इससे थोड़ा सा भी अगर हमने बढ़ाया तो वो चलने लगेगा, ठीक है। इससे मैंने एक धीरे धीरे हम फोर्स बढ़ाते गए, जैसे मैंने एकदम फर्स्ट एग्जांपल में किया था 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन, ऐसे करके हम 15 न्यूटन पे पहुंचे। 15 न्यूटन ऑन दी व्हेन वी वर अप्लाइंग फोर्स इक्वल्स टू 15 न्यूटन, द ब्लॉक वाज एट दी वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, कि 15 न्यूटन से अगर थोड़ा सा भी हमने बढ़ाया दैट ब्लॉक विल मूव। इसका मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन दी वर्ज ऑफ स्लाइडिंग तब क्या होता है, इधर का फोर्स इक्वल्स टू इधर का फोर्स। अब फ्रिक्शन वहां पे क्या हो गया, अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे आ गया, वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पे क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू पे आ गया, कि अब अगर हमने अप्लाइड फोर्स, इफ वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स लिटिल बिट, तो क्या होगा, फ्रिक्शन उतना का उतना ही रह जाएगा और अप्लाइड फोर्स थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा हमने इंक्रीज कर दिया तो अब उसके ऊपर नेट फोर्स कुछ ना कुछ आएगा एंड द ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग। तो हम लोग को जब भी ऐसा बोले कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ब्लॉक्स टू मूव, हमें क्या केस लेना है, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। अगर ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है तो व्हाट विल बी द फ्रिक्शन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, इट विल बी इक्वल टू म्यू एस एन, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वैसे तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है,
म्यू इज इक्वल टू 0.2, यहाँ पे म्यू एस या म्यू के ऐसे करके हमें डिफाइन नहीं किया है। तो व्हेनेवर दे आर गिविंग म्यू एस इज इक्वल टू अ डिफरेंट वैल्यू एंड म्यू के इज इक्वल टू डिफरेंट वैल्यू, तो आपको कंसीडर करना है। बट अगर आपके पास एक ही वैल्यू गिवन है, म्यू इज इक्वल टू 0.2, देन म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के इज इक्वल टू 0.2 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो ब्लॉक है इसको मूव कराने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए। इट मींस इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, फ्रिक्शन इज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और इधर जितना फोर्स है विच इज फ्रिक्शन इज इक्वल टू इधर जितना फोर्स है जो कि एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है, दोनों क्या होने चाहिए इक्वल। वो है वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कि अगर हमने दिस इज द फोर्स, दिस इज द बाउंड्री, कि इससे अगर थोड़ा सा हमने बढ़ाया देन ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग। तो यहाँ पे ये फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा मैक्सिमम। इस पे नीचे लग रहा है 50 न्यूटन, तो नॉर्मल कितना आएगा, नॉर्मल विल बी इक्वल टू 50 न्यूटन। अगर नॉर्मल 50 न्यूटन है देन वैल्यू ऑफ एफ एस मैक्स विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन विच इज 0.2 इंटू 50। कितना आ गया ये 10 न्यूटन, है ना, 10 न्यूटन। मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू जो है फ्रिक्शन कैन प्रोवाइड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन। इसका मतलब इफ आई विल अप्लाई अ फोर्स इक्वल्स टू 1 न्यूटन विल दिस ब्लॉक मूव, नो, क्योंकि उस टाइम फ्रिक्शन क्या बन जाएगा इज इक्वल टू 1 न्यूटन। अगर मैंने 2 न्यूटन रखा फ्रिक्शन विल बिकम 2 न्यूटन। ठीक है, अगर मैंने 3 न्यूटन रखा, डायरेक्शन तो इधर होगा, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर मैंने 3 न्यूटन रखा तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 3 न्यूटन। इफ आई विल कीप फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, इफ आई विल पुल दैट ब्लॉक विथ फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो इधर भी फ्रिक्शन कितना लगेगा 10 न्यूटन। अगर 10 न्यूटन से मैंने थोड़ा सा भी बढ़ाया, अगर थोड़ा सा भी हमने, इफ आई इंक्रीज दी फोर्स कैपिटल एफ बियॉन्ड 10 न्यूटन, तो क्या होगा, दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग। क्लियर, तो मिनिमम आई शुड अप्लाई कितना 10 न्यूटन। तो ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग जो हम लोग फोर्स निकालते हैं, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग जो फोर्स अप्लाई करना है उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग को अगर बताना है कि किस फोर्स के बाद दैट ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग, तो हम क्या लिखते हैं, वही फोर्स जो उसकी वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पे आता है ना। तो अगर उस पे हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, फ्रिक्शन लगेगा 10 न्यूटन, लेकिन हमने 10 न्यूटन से थोड़ा सा भी अगर बढ़ाया 10.0000000 सो मेनी जीरोस एंड देन 1, तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग वैल्यू या फिर जो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स आएगा वो होगा 10 न्यूटन। अब इसी तरीके से हमें सारे प्रॉब्लम्स करने हैं। तो इस प्रॉब्लम में अगर आप देखो तो इस साइड लग रहा है एक फोर्स, इस साइड लग रहा है दूसरा फोर्स। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें गिवन है म्यू इज इक्वल टू 0.4, इधर लगेगा 30, तो नॉर्मल इज इक्वल टू आ गया 30 न्यूटन। तो अगर आप एफ एस मैक्स देखो कितना आएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज n इंटू म्यू विच इज इक्वल टू 30 इंटू 0.4 विच इज इक्वल टू 12 न्यूटन। ठीक है, 12 न्यूटन है। अब बताओ मिनिमम फोर्स हमें कितना चाहिए है, दिस F कितना रिक्वायर्ड है हमें। अभी हमें ये नहीं बोला कि भाई हमें ब्लॉक किस साइड मूव कराना है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 फोर्स भी अप्लाई करूं, इफ आई कीप दिस F वैल्यू 0, विल दिस ब्लॉक मूव, यस। क्यों, इस साइड तो 15 न्यूटन लग रहा है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना है, ओनली 12 न्यूटन। तो अब अगर इस साइड 15 है और मैंने इसको 0 रखा, तो इस साइड क्या लगेगा, फ्रिक्शन, जो कि मैक्सिमम 12 ही हो सकता है। 12 से ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं। तो ऑलरेडी हमारे पास सफिशिएंट फोर्स है, तो 15 न्यूटन इधर लगेगा और फ्रिक्शन इधर 12 न्यूटन लगेगा, दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपको इस साइड मूव कराना है, इफ वी वांट दिस ब्लॉक टू मूव इन दिस डायरेक्शन, तब आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे अभी वाली कंडीशन क्या है कि भाई इस साइड लग रहा है 15 न्यूटन, इस साइड मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो बेसिकली दिस फोर्स इज नॉट देयर। तो इस साइड लग रहा होगा फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू 12 न्यूटन, है ना। तो यहाँ पे अब क्या है, मैंने जब ये जो फोर्स है ये मैंने जब 10 न्यूटन लगाया फ्रिक्शन वाज 10, मैंने 12 न्यूटन लगाया फ्रिक्शन वाज 12, जब मैंने 15 न्यूटन लगाया फ्रिक्शन कैन नॉट गो बियॉन्ड 12 न्यूटन, तो ये कितना रह गया, 12 न्यूटन रह गया। नाउ देयर इज अ एक्सेस फोर्स, तो क्या होगा इसका एक्सेलरेशन अगर आप निकालना चाहो तो 15 माइनस 12 कितना आया 3 इज इक्वल टू ma, m इंटू a, m कितना है 3, a कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब दिस ब्लॉक विल मूव इन दिस डायरेक्शन विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। बट अगर हमें ये गिवन है कि दिस ब्लॉक शुड मूव इन दिस डायरेक्शन, तो आप क्या करोगे,
भाई इस पे इधर लग रहा है 15 न्यूटन, इधर आई वांट टू अप्लाई सम फोर्स सो दैट दिस ब्लॉक विल मूव इन दिस डायरेक्शन। अब मैंने बोला कि इस ब्लॉक को इधर मूव करना है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। अगर ब्लॉक मूव कर रहा है इट मींस फ्रिक्शन क्या होगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, तो यहाँ पे क्या होगा 12 न्यूटन। तो F इज इक्वल टू कितना लगाना चाहिए, 15 प्लस 12 न्यूटन। इट मींस वी शुड अप्लाई 27 न्यूटन, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स तो लग ही रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट फोर्स तो लग ही रहा है, तो पहले हमें इससे और कम करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 15 न्यूटन लगाया। व्हेन आई वाज अप्लाइंग 15 न्यूटन, कैपिटल F इज इक्वल टू 15 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना था, फ्रिक्शन वाज 0। मैंने 15 से 16 किया, फ्रिक्शन कितना हो गया 1 न्यूटन, सो दैट 15 प्लस 1 16, स्टिल ब्लॉक इज एट रेस्ट। फिर मैंने 2 न्यूटन किया तो इधर कितना हो, 17 न्यूटन किया तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 2 न्यूटन, 18 किया फ्रिक्शन हो जाएगा 3 न्यूटन। ऐसे मैंने इसको फिर मैंने किया 27 न्यूटन, तो 27 न्यूटन किया तो क्या होगा 15 प्लस 12, इधर फ्रिक्शन हो जाएगा 12 न्यूटन और टोटल फोर्स विल बी 27 न्यूटन। अब इफ आई गो बियॉन्ड 27 ये कुछ नहीं कर सकता, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड, टोटल 27 है। अगर इधर मैंने 27.1 किया तो 0.1 न्यूटन एक्स्ट्रा हो जाएगा, उधर ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास दो आंसर्स आएंगे, एक F is equal to 0 और दूसरा F is equal to 27 न्यूटन। If I keep F is equal to 0, this block will move in that direction. If I keep F is equal to 27, this block will move in this direction. Next, third question में we are applying a force at some angle. So इस केस में क्या है, we are applying a force at some angle, ठीक है। तो इस केस में हम देखते हैं कि फोर्स की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, किसी एंगल पे हमने फोर्स अप्लाई किया है F, इधर आ गया ये 30 डिग्री, ठीक है। तो इधर एक कंपोनेंट आएगा, इधर एक कंपोनेंट आएगा, तो एक कंपोनेंट विल पुल दिस ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन एंड एक कंपोनेंट होगा जो यहाँ पे क्या करेगा, नॉर्मल की वैल्यू को कम करेगा। बेसिकली वो एक फोर्स ऊपर लगा रहा है, एक फोर्स ऊपर लगा रहा है। तो सोच के देखो, इंटरेक्शन जो है, इंटरेक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से नॉर्मल विल डिक्रीज एंड इवेंचुअली फ्रिक्शन विल डिक्रीज। देखते हैं कैसे। तो ये है 5 kg, ठीक है। अब यहाँ पे भाई फ्रिक्शन तो इधर लगता रहेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। अब ये देखो, इस पे नीचे लग रहा है mg which is 50 न्यूटन, ऊपर लगेगा नॉर्मल। लेकिन अब यहाँ पे अगेन देयर इज अ फोर्स which is there in this direction। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेट इक्वेशन आएगी उसमें mg इक्वल्स टू, हम n डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक और फोर्स है। इसका अगर आप कंपोनेंट लिखो F cos 30, इधर आ गया F sin 30, F cos 30 एंड F sin 30, दिस इज √3 F/2 and this is F/2। क्लियर। अब in this direction block is not moving, ऊपर नीचे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास आएगा F sin 30, यहाँ पे लिखते हैं हम। तो नीचे नेट फोर्स क्या है mg which is 50 न्यूटन, ऊपर नेट फोर्स क्या है, ऊपर नेट फोर्स है नॉर्मल प्लस F/2, नॉर्मल प्लस F/2। ओहो, हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू तो डिक्रीज हो गई, कितनी आई, 50 माइनस F/2 आई, कम होगी ना वैल्यू नॉर्मल की। भाई अगर आपने इसको फोर्स किसी एंगल पे लगाया तो देयर मस्ट बी कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन। तो बेसिकली क्या करेगा, इंटरेक्शन को थोड़ा सा वीक करेगा, है ना, इट विल वीकन दी जो कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल है, उनके बीच का जो कांटेक्ट है, जिसकी वजह से क्या होगा, नॉर्मल कम हुआ मतलब इंटरेक्शन वीकर हुआ, इट मींस फ्रिक्शन विल डिक्रीज। तो अगर अब आप फ्रिक्शन लिखोगे तो यहाँ पे आएगा Fs max इज इक्वल टू μsn। μs क्या है 0.2 और n क्या है, नाउ इट इज 50 माइनस F/2, इट इज 50 माइनस F/2। फ्रिक्शन कितना आ रहा है, 50 माइनस F/2। अब सोच के देखो, अगर आप डायरेक्टली फोर्स ऐसे लगा रहे होते, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ये है नीचे 50, म्यू है 0.2, तो फ्रिक्शन डायरेक्टली कितना आ जाता, Fs max इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन कितना आ जाता है, डायरेक्टली 10 न्यूटन। लेकिन अब आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये हो गया 10 और इसको सॉल्व करोगे तो 0.1 F। इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ हम तो पॉजिटिव फोर्स ही लगाएंगे ना, कुछ ना कुछ फोर्स लगाया मैंने, तो अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन है इट हैज डिक्रीज बाय सम अमाउंट, कुछ अमाउंट से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन हैज डिक्रीज। तो अगर फ्रिक्शन डिक्रीज हो गया है, अगर Fs max की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, इट मींस आपको अब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा दैट विल बी लेसर।
यहाँ पे एफएस मैक्स की वैल्यू क्या है 10 न्यूटन, मुझे इतना ही फोर्स आगे लगाना पड़ेगा। If I want to pull that object in this direction, I'll have to apply F is equal to 10 Newton in this direction. लेकिन अब अगर यहाँ पे आप देखो तो Fs max की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। तो अब मेरे पास क्या होगा, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है √3F/2। फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या है √3F/2। पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ था F which was equal to 10 न्यूटन, लेकिन अभी क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है √3F/2 एंड डेफिनेटली इट इज लेसर देन 10 न्यूटन। फोर्स वी आर अप्लाइंग इन दिस डायरेक्शन फॉर ऑब्जेक्ट टू मूव, क्या हो गया, इट इज लेस देन 10 न्यूटन। व्हाई, बिकॉज Fs max is decreased, Fs max is decreased, इतने अमाउंट से वो डिक्रीज हो चुका है ना। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है F√3/2 एंड Fs max है 10 माइनस 0.1 F, दोनों को इक्वेट कर दो, आपके पास F की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, F cos 30 which is F√3/2 is equal to 10 minus 0.1 F। तो यहाँ से हमारे पास आया F is equal to, इसको इधर लेके जाओ, 10 divided by √3/2 plus 0.1 आएगी न्यूटन, आएगी वैल्यू ऑफ F। क्लियर है चीज। तो इस केस में हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 10 divided by √3/2 plus 0.1। अगर हम यहाँ पे एंगल 37 वगैरह लेते तो थोड़ी अच्छी वैल्यू आ जाती, वो लेकर के भी हम करेंगे सॉल्व। लेकिन अभी हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर पुशिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम पुश करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगेन देयर विल बी टू कंपोनेंट्स, एक होगा इस तरीके से which will be F sin 30 डिग्री एंड दिस विल बी F cos 30 डिग्री। लेकिन अब क्या हुआ, इस केस में क्या है, आपके पास F sin 30 पुशिंग फोर्स लग रहा है, तो नॉर्मल को वो बढ़ा देगा। कैसे, इस पे नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल प्लस, ओके सॉरी, ऊपर लग रहा है नॉर्मल और नीचे और एक फोर्स लग गया F sin 30 डिग्री। अब हमें पता है कि नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो अपवर्ड मोशन या वर्टिकल मोशन उसका है ही नहीं। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 50 प्लस F/2। बस यहाँ पे क्या आ गया, सब इसकी जगह क्या आ गया प्लस, इसकी जगह प्लस, इसकी जगह प्लस, इसकी जगह माइनस, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास n आ गया इतना, तो Fs max आ जाएगा 10 प्लस 0.1 F। Fs max कितना आ गया 10 प्लस 0.1 F। इसका मतलब अब जो पीछे जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो अब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा दैट इज F√3/2 दैट विल बी ग्रेटर देन 10 न्यूटन। इस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, इस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इज लेस देन 10 न्यूटन। इस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स, द फोर्स व्हिच विल मेक दिस ऑब्जेक्ट टू मूव इज ग्रेटर देन 10 न्यूटन। यहाँ पे क्या आ गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इज ग्रेटर देन 10 न्यूटन, इसमें लेस देन 10 न्यूटन एंड इसमें इक्वल टू 10 न्यूटन। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, इस केस में जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो इक्वल टू 10, लेस देन 10 एंड इस केस में ग्रेटर देन 10। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल कम हो गया तो फ्रिक्शन कम हो गया, यहाँ पे नॉर्मल इंक्रीज हो गया, हम उसको पुश करके आगे बढ़ा रहे हैं, किसी एंगल पे पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक नॉर्मल को बढ़ाएगा, एक ऑब्जेक्ट को चलाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल की वजह से, नॉर्मल बढ़ने की वजह से फ्रिक्शन हैज इंक्रीज एंड बिकॉज फ्रिक्शन हैज इंक्रीज द फोर्स रिक्वायर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू मूव द ऑब्जेक्ट हैज इंक्रीज्ड। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द एंगल। ठीक है, ये एंगल आप ऐसे मान लो वेरिएबल है कि आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, अब उस एंगल को हमने बढ़ाना या फिर बढ़ा हुआ था हमने कम करना शुरू किया, हमने उसको ऐसे चेंज करना शुरू किया एंगल को। तो एट व्हाट एंगल दिस ब्लॉक विल मूव, है ना, एट व्हाट एंगल दिस ब्लॉक विल मूव। अगेन वी हैव टू जस्ट सी द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, कि किस केस में वो जस्ट स्लाइड करेगा। ठीक है, मतलब उससे थोड़ा सा अगर हमने बढ़ाया तो स्लाइड करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं इस प्रॉब्लम को। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जब वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है तो अगेन भाई डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। जो इंक्लाइन पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, इस पे क्या होगा, इधर लगेगा mg sin थीटा। ठीक है, इधर लग रहा होगा mg cos थीटा। एंड नाउ दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इसका मतलब यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल, तो नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg sin थीटा, सॉरी mg cos थीटा। अब अगर नॉर्मल mg cos थीटा है, इसका मतलब
म्यू एन इज इक्वल टू म्यू एम जी cos theta. Mu n will be equal to mu mg cos theta, and this is what, this is the maximum value of friction, Fs max. This is the maximum value of friction. वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पे कब होगा? जब डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स along the incline. Obviously डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स. तो इस डायरेक्शन में क्या है? इस डायरेक्शन में mg sin थीटा, और यहाँ पे क्या लग रहा है? mu mg cos थीटा. तो अगर ये वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पे है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस. तो क्या कर दो? म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा. यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? ओ सॉरी, एम जी कैंसिल. tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, जो कि हमें क्या गिवन है? 0.1. तो tan थीटा इज इक्वल टू 0.1, या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.1. एट दिस एंगल दिस ऑब्जेक्ट और दिस ब्लॉक विल बी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग. ठीक है. इससे अगर हमने थीटा थोड़ा सा भी बढ़ाया, अगर हमने थीटा को थोड़ा सा भी बढ़ाया, तो ये mg sin थीटा, थीटा के साथ sin थीटा बढ़ता है, थीटा के साथ sin थीटा बढ़ता है. तो अगर हमने इसको थोड़ा सा भी बढ़ाया तो sin थीटा विल इंक्रीज, नीचे वाला फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, cos थीटा विल डिक्रीज, ऊपर वाला फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, एंड दैट ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट स्लाइडिंग. तो अगर हमने थीटा को इससे थोड़ा सा भी बढ़ाया तो ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट स्लाइडिंग. तो ऑन दी एट दिस थीटा द ब्लॉक विल बी ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, वर्ज ऑफ स्लाइडिंग. अब इस क्वेश्चन को करेंगे. इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि m की वैल्यू क्या होगी इफ दिस सिस्टम इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग. अगेन द मिनिमम वैल्यू ऑफ m फॉर दिस सिस्टम टू मूव. तो अगेन वी विल हैव टू फाइंड आउट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन, है ना. तो यहाँ पे क्या है? अब इस ब्लॉक को मूव कराना है. इस पे तो नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है टेंशन. हु विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ m? ये डिसाइड करेगा, क्योंकि इस पे फ्रिक्शन लग रहा है, इस पे कंस्ट्रेंट है, इस पे रेस्ट्रिक्शन है. तो ये डिसाइड करेगा कि भाई मुझे कितना नीचे फोर्स रिक्वायर्ड है या आगे फोर्स रिक्वायर्ड है. तो इस पे तो आगे लग रहा है टेंशन और पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? नीचे लग रहा है 100 न्यूटन फोर्स, तो ऊपर क्या होगा? n इज इक्वल टू नॉर्मल इज इक्वल टू 100 न्यूटन, बिकॉज अगेन दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग इन वर्टिकल डायरेक्शन. तो यहाँ पे Fs max कितना आ जाएगा? Fs max इज इक्वल टू म्यू n 0.4 इंटू n. n कितना है? 100. Fs max कितना आ गया? 40 न्यूटन. तो अगर दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक कब मूव करेगा या फिर ये सिस्टम कब मूव करेगा? व्हेन दिस ब्लॉक विल बी एबल टू मूव. भाई ये तो आराम से, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो mg की वजह से तो ऐसे ही मूव करने वाले थे, बट नाउ फ्रिक्शन इज रेस्ट्रिक्टिंग देम. तो हमें फ्रिक्शन को अवॉइड करना है, मतलब हमें उसको खत्म करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इधर अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है 40 न्यूटन, तो मुझे पूरे फ्रिक्शन को ओवरकम करना है. तो टेंशन कितना होना चाहिए? मिनिमम 40 तो होना ही चाहिए. अगर 20 न्यूटन हुआ तो चलेगा क्या सिस्टम? नहीं चलेगा. तो यहाँ पे टेंशन कितना होना चाहिए? टेंशन शुड बी 40 न्यूटन. तभी क्या होगा? इस साइड 40 न्यूटन, इस साइड 40 न्यूटन. अब इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग. 40 न्यूटन से थोड़ा भी अगर हमने बढ़ाया, देन ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग, दिस सिस्टम विल स्टार्ट मूविंग. तो यहाँ पे टेंशन कितना होना चाहिए? टेंशन शुड बी एटलीस्ट 40 न्यूटन. अगर टेंशन को 40 न्यूटन होना है, इसका मतलब mg इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 40 न्यूटन. ठीक है. अभी हम वर्ज ऑफ स्लाइडिंग देख रहे हैं कि अभी इक्विलिब्रियम पे तो है, लेकिन अगर हमने थोड़ा सा भी m को बढ़ाया, ठीक है, तो ब्लॉक विल या फिर सिस्टम विल स्टार्ट मूविंग. तो यहाँ पे mg इज इक्वल टू 40 न्यूटन, t इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 40 न्यूटन. इसका मतलब m इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 4 kg, है ना. 4 kg होगा तभी तो यहाँ नीचे लगेगा 40 न्यूटन, ऊपर लगेगा 40 न्यूटन. और अगर मैंने 4.1 न्यूटन भी कर दिया, आई एम सॉरी 4.1 kg भी कर दिया, तो नीचे फोर्स कितना लगेगा? नीचे फोर्स लगेगा 41 न्यूटन. ठीक है. नीचे फोर्स लगेगा 41 न्यूटन. अब उसके बाद हम लोग यहाँ टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं. अब पूरे सिस्टम पे क्या है? इधर एक ब्लॉक है ऑफ 10 kg, इधर एक ब्लॉक है ऑफ 4.1 kg, इधर लग रहा है 41 न्यूटन और इधर लग रहा है 40 न्यूटन. ठीक है. अब सिस्टम तो मूव करने लगेगा ना. इधर लग रहा है 41 न्यूटन, इधर 40 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता. इट कैन गो टू 40 न्यूटन मैक्सिमम. तो 41 न्यूटन, 40 न्यूटन, नेट फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन व्हिच इज 1 न्यूटन. तो दिस सिस्टम विल स्टार्ट मूविंग, और यहाँ पे हम फिर करस्पॉन्डिंग टेंशन की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं. तो अगर यहाँ पे हम लोग के पास कंडीशन क्या है कि अगर दिस मास इज ऑफ 4 kg, तो इधर 40 इधर 40, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन. जैसे हमने 4 kg से थोड़ा सा बढ़ाया,
this system will start moving in downward direction. मतलब this will move in downward direction, this will move in this forward direction. क्लियर है ये चीज? तो आई होप आपको एग्जांपल क्लियर है. हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में और भी एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे.